हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आइकन चैनल पे। मैं एस के कुशवाहा आप सभी के साथ कोशिका का तीसरा वीडियो लाया हूँ। कोशिका के प्रस्तावना वीडियो के बाद हमने सारा इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम धीरे धीरे कोशिका के अंदर मतलब कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिकांगों के पढ़ने से पहले मैं कोशिकांगों का एक रिव्यू देना चाहता हूँ। कोशिका के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन्हें कोशिकांग या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनल। ठीक है, हिंदी में कोशिकांग और इंग्लिश में ऑर्गेनल्स। तो इसी के अंदर के जो पार्ट्स हैं ये यहाँ पे लिस्ट में दिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस इमेज में दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए इसका 3D व्यू, इसकी पोजीशनिंग। ठीक है, तो इस वाले इमेज में आप देखिए, इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर देता हूँ। हाँ, इस वाले इमेज में आप देखिए, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आपको बॉर्डर अलग अलग दिख रहा है साइड से, ये जो अलग से किनारे बॉर्डर दिख रहा है, ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर है ये है कोशिका झिल्ली का। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली की बॉर्डर है, मतलब ये है वो बॉर्डर है जिसके बाद कोशिका का क्षेत्र नहीं होता, उसके बाद दूसरी कोशिका लग जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इस बॉर्डर से अंदर घुसेंगे तो हमें अलग अलग तरह के आपको पार्ट दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। इसमें ये जो बड़ा सा पार्ट है, आप शायद इसे पहचान गए होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि धीरे से अगर हम अंदर जाएंगे तो ये छोटे छोटे आपको स्पेरिकल शेप के दिखेंगे। ये हैं वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स मतलब रिक्तिका, रसधानी हिंदी में बोलते हैं। इसमें एक्चुअली स्टोरेज होता है वाटर का, मिनरल्स का। स्टोरेज के रूप में ये काम करता है। एनिमल में बहुत छोटा होता है, प्लांट में काफ़ी बड़ा होता है। 90% ऑफ द सेल इसी का होता है, वॉक्यूल का। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, प्लांट वाला सेल भी दिखाऊंगा आपको इमेज। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, वो कोशिका द्रव्य में सबसे ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, और इसमें यही वो जालीनुमा रचना है, मतलब एक, आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक लिक्विड है पूरा, जो जेली फॉर्म में है। सॉरी, जाली बोल दिया मैंने, वो जेली फॉर्म में है और जो सब एक दूसरे को बांध के रखता है। इसका कुछ काम है कि सबकी पोजीशनिंग बना के रखना, सबकी स्थिति बना के रखना। और अगर एक दूसरे से ये जो कोशिकांग हैं आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो उनमें कोई नुकसान नहीं हो, उनका कुछ नुकसान नहीं हो, आसानी से ये एक दूसरे से इधर उधर जा सकें और एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंजन के अंदर मोबिल ऑयल होता है, उसी तरह यहाँ पे ये एक विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ताकि वो आसानी से मूवमेंट हो सके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रोसोल है। सेंट्रोसोल क्या होता है यहाँ पे? सेंट्रोसोल वो जब आप जो कोशिका है वो जब डिवाइड होती है, एक कोशिका से जब दो कोशिका बनती है, उस केस में इसका काम होता है सेंट्रोसोल का। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये है अंतःद्रवीय जालिका। इसको इंग्लिश में ER बोलते हैं शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःद्रवीय जालिका। यह अंतःद्रवीय जालिका दो तरह की होती है। एक होती है चिकनी अंतःद्रवीय जालिका, एक होती है खुरदरी अंतःद्रवीय जालिका। इंग्लिश में इसको स्मूथ ER और रफ ER बोलते हैं। इन दोनों का काम है, इन दोनों का भी जो काम होगा वो हम डिटेल में आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। मैं आपको जस्ट पोजिशनिंग बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होता है सेंट्रल के, ये जो केंद्रक है उसके सबसे पास में यही होता है अंतःद्रवीय जालिका। अब कोशिका एकदम सेंटर में मिलेगा, मैक्सिमम केस में वो सेंटर में ही मिलता है, केंद्र में ही मिलता है सेल के। ठीक है, कोशिका के जो केंद्रक है, तो केंद्रक में आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियस लिखा है, फिर न्यूक्लियोलस लिखा है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। तो केंद्रक हिंदी में, और केंद्रक के अंदर एक छोटा सा और स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, गोलेनुमा शेप होता है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पे आप राइबोसोम देख पा रहे होंगे। राइबोसोम यहाँ पे देखिए, राइबोसोम, यहाँ पे आपको राइबोसोम दिख रहा है।
राइबोसोम सेंटर के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है। और यहाँ पे एक लास्ट छूट गया, वो है ये वाला स्ट्रक्चर। ये है दोस्तों गोल्जी अपार्चस, मतलब गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी उपकरण जो है इसको बोवेरी ने खोजा था। इसका काम जो है वो इससे कनेक्ट है, जो अंतःद्रवी जालिका है उसी से कनेक्ट है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो इन सब की पोजिशनिंग मैंने यहाँ पे बता दी आपको। अब इसके बारे में डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पहले देख लें इनका शेप और इनकी पोजिशनिंग एक दूसरे से, ठीक है। और स्लाइड को थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे सब नाम लिखा हुआ है, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, वेसिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? कोशिका, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। हाँ, कोशिका झिल्ली है। फिर पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल और लाइसोसोम भी लाइसोसोम होता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य है। अब ये देखिए, इसी की बात मैं कर रहा था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही है वो अंतःद्रवीय जालिका, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं और ये न्यूक्लियोलस है, मतलब केंद्रिका। ये एनिमल सेल हैं। देखिए, आपको एक चीज़, बेसिक चीज़ें बता दूं मैं कि कोई किसी भी तरह का सेल हो, किसी भी तरीके का सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, उन सभी सेल में तीन चीज़ें पाई ही जाती हैं। वो तीन चीज़ें हैं, एक होता है केंद्रक न्यूक्लियस, ये पाया ही पाया जाएगा, चाहे कैसा भी सेल हो ये आपको मिलेगा ही। और दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा ही रहेगा। और तीसरा है साइटोप्लाज्मा, मतलब चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे वो कवक का हो, शैवाल का हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक, ये तीन बेसिक हैं। इन तीनों के बिना सेल का निर्माण नहीं हो सकता है। तो न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा, मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, इनके अलावा और कुछ भी मतलब बेसिक नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं जिनसे एक सेल का निर्माण हो सकता है। ये हर तरह की सेल में पाई जाती हैं। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया के अंदर भी सेम ही पार्ट है, कुछ एक दो पार्ट चेंज होते हैं। तो मैं तीनों का रिव्यू करा देता हूँ आपको कि एनिमल सेल में क्या क्या होता है, प्लांट सेल में क्या क्या होता है और बैक्टीरिया सेल में क्या क्या होता है। चलिए अगले स्लाइड में देखेंगे। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में काफ़ी चीज़ें आपको मैच होंगी, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे ये वाली चीज़ें हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये चेंज हो, ये नहीं, मतलब उसमें नहीं था एनिमल सेल में। और सेल वॉल जो था वो नहीं था एनिमल सेल में। बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा जूम करके हम देखते हैं इमेज को। ये देखिए, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में सबसे बड़ा जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये है हमारा रसधानी या रेक्तिका भी बोलते हैं। इसी में वो लिक्विड भरा रहता है। एक्चुअली ये प्लांट सेल में डेड होता है, मतलब ये मृत के समान काम करता है। इसमें स्टोरेज के रूप में ये काम करता है। प्लांट, जैसा कि आपको पता होगा, उनका जो साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस की, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते वो, जैसे बरसात का टाइम है और कभी का छाँव हो गया या जो भी कंडीशन है, उस केस में इनके पास स्टोरेज ज़्यादा होता है। ये बात यहीं से पता चलती है कि एनिमल सेल में जो रिक्तिका होती है वो बहुत छोटी होती है ना, क्योंकि एनिमल मूव कर सकता है इधर से उधर खाने के लिए, और प्लांट में वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक ही जगह रहता है। बहुत रेयर कंडीशन रहती है जब वो मूव करता है और एक छोटा सा पार्ट उसका मूव करता है, लेकिन पूरा का पूरा प्लांट मूव नहीं करता। इसलिए यहाँ पे स्टोरेज बड़ा होता है, यहाँ पे जो रिक्तिका है वो बड़ी होगी। फिर आपको ये देखिए केंद्रक दिख रहा है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका दिख रही है, ठीक है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, बगल में ये गोल्जी अपार्चस। यहाँ पे एक नई चीज़ें हैं, ये वाला प्लास्टिड। प्लास्टिड के भी तीन टाइप हैं। प्लास्टिड जो है इसके भी तीन टाइप हैं, और इसके तीन टाइप मतलब हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। आप इतना समझ लीजिए कि जो प्लास्टिक है, जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो सुना ही होगा, जिसकी वजह से पत्तियाँ हरी कलर की होती हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट ही है
इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और एक क्रोमोप्लास्ट होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसमें, ठीक है। तो बस इसमें डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा एक, और यहाँ पे देखिए एक सेल वॉल देखने को मिलेगा साइड में। आप एक बात याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका जो मेम्ब्रेन होता है वो दोनों में होता है, मतलब प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल जो है वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ये क्यों होता है और इसका क्या उपयोग है, ये जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा। अभी मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया दो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, प्लास्टिड है और सेल वॉल है। उसके बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें सेम हैं। अब हम बैक्टीरिया सेल की तरफ जाएंगे। ये है बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल में आप देखिए सबसे पहला वर्ड आपको दिखेगा कैप्सूल। आप कैप्सूल देख पा रहे होंगे, रुकिए थोड़ा सा, हाँ कैप्सूल आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कैप्सूल। तो सेल वॉल से पहले बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है। ये वही कैप्सूल है जैसा कैप्सूल हम टैबलेट के फॉर्म में वाले लेते हैं, तो वो कैप्सूल तो डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में। उसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया होता है एक कैप्सूल के अंदर क्लोज होता है। इस कैप्सूल के बाद आप सेकेंड लेयर में जब आप देखेंगे, थोड़ा सा इमेज बड़ा कर दूं आपको, हाँ, तो आप जब देखेंगे कैप्सूल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे उसके लेयर के नीचे, तब आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का एकदम 3 लेयर है इसके पास, कैप्सूल है, उसके बाद सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब आप एनिमल की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लांट की बात करेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी होगा, लेकिन बैक्टीरिया में 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। इसी वजह से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जो हैं, जो जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी कैप्सूल ही नहीं टूटती। इनके अंदर जाके हम इन्हें मारना चाहेंगे तो इनका जो 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसे हमें तोड़ने में काफ़ी मुश्किल देखने को मिलती है। बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म वही है, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स वही है, प्लास्टिड होता है इसमें। प्लास्टिड मतलब वही क्लोरोप्लास्ट वाला टाइप जो था तीनों, वो इसमें भी होता है। इसमें एक और चीज़ है, आप ध्यान दीजिए, अभी कोरोना वाला सीज़न चल रहा है तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो पिली है यहाँ पे, पिली जो स्पाइक फॉर्म में है, जो नुकीला आपको दिख रहा होगा शेप इसका, ये पिली कोड होता है। आप ऐसा समझिए कि किसी दरवाजे की चाबी जैसी है ये पिली। ये दरवाजे की चाबी क्या है कि जब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली को पार करने के लिए ये चाबी यूज़ करते हैं, उस कोड को ये क्रैक करते हैं इसी पीली के थ्रू। इस पीली के थ्रू वो अंदर घुसते हैं और कोशिका के अंदर जाके कंट्रोल कर लेते हैं केंद्रक पे, और ऐसे ही ये हमारे कोशिकाओं को कंट्रोल पा लेते हैं। तो ये पीली है यहाँ पे। और कोरोना वायरस वाले केस में आपने ये कोरोना वायरस तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा उसमें आपने स्पाइक देखा हो, जैसे ये कोरोना वायरस, इसमें स्पाइक बने होते हैं ऐसा। ये स्पाइक भी उसी चाबी के समान है, वो की के टाइम पे है। जैसे कि किसी भी जैसा सेल में घुसते हैं तो इनके पास उसका डिकोड होता है, अगर वो दरवाज़ा बंद है तो उसे खोलने के लिए इनके पास ये चाबी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया जिस पोर्शन पे अटैक करता है सिर्फ वहीं का उसके पास डिकोड होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस की बात करें जब, तो कोरोना वायरस सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन सिस्टम पे ही ये प्रभाव डालता है, उसके अलावा और कहीं नहीं डालता। मतलब अगर आपके पैरों में वायरस है तो पैरों में कुछ नहीं होगा, हाथों में वायरस है तो कुछ नहीं होगा। जब तक वो आपके श्वसन नली से आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो अपना कुछ भी एक रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसका रीज़न आप समझिए। क्योंकि इसके पास जो स्पाइक है, ये जो इसके पास की है, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल की है और किसी भी सेल की नहीं है। तो आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ कि स्पाइक जो है वो चाबी की तरह ये यूज़ करता है, खोलता है दरवाज़ा इसका कोशिका का और अंदर घुस जाता है। ठीक है, आई होप आपको नया सीखने को मिला होगा इस वाले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया है। अब एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे इस स्लाइड में। उससे पहले मैं देख लूँ बैक्टीरिया में एक और चीज़ होता है, ये है फ्लैजिलम।
आप उसकी पूछ देख रहे होंगे टेल जैसे, ये मूव करने के लिए इसका यूज़ करता है, एयर में, वाटर में, है ना, मूव करने के लिए अपने पूछ का यूज़ करता है। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, पूरी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। ये हमारा आ गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिपिड प्रोटीन का ही एक रूप है, ठीक है, वो उससे छोटा वाला रूप है। ठीक है, प्रोटीन और सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं रिपीट कर दूँ। प्रोटीन जो है, प्रोटीन और लिपिड दोनों अलग अलग है, उसका रूप नहीं है। लिपिड फैट का छोटा रूप है, लिपिड जो है फैट का एक छोटा रूप है। ठीक है, तो जो हमारा कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है। अब आप देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी झिल्ली है जो पूर्ण रूप से पारगम्य नहीं है, पूर्ण रूप से पारगम्य नहीं है। अगर ये मान लीजिए सेल है, तो रुकिए एक मिनट, ये अगर सेल है तो यहाँ पे जो ये कोशिका झिल्ली बनी हुई है ये पूर्ण रूप से पारगम नहीं है, पारगम नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ बाहर से अंदर सारी चीज़ें नहीं आ जाती। ये सेमी परमेबल है, मतलब ये अर्ध पारगम्य है। अर्ध पारगम मतलब होता है कुछ चीज़ों को अंदर आने देना और कुछ चीज़ों को नहीं आने देना। इसको अगर मैं और स्पेसिफाई करके बोलूँ तो ये पूरा सेंटेंस आएगा कि सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करता है और उसी को अंदर आने देता है। ठीक है, अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं ये डिसाइड करता है केंद्रक। ठीक है, इसका साइज़ आप देख लीजिए, इसका साइज़ जो इसकी थिकनेस होती है वो 75 to 1110 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर को बोलते हैं। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर को बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कितना छोटा होगा। ठीक है, इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेल के साइज़ को मेंटेन करना। ठीक है, इंटरनल चीज़ों को अंदर अपने रखना, जो भी इंटरनल चीज़ें हैं अभी हमने कोशिकांग बताया था, वो कोशिकांग को अपने अंदर ही रखना और बाहर की चीज़ों को अंदर तक लाना और अंदर की चीज़ों को बाहर ले जाना, बस इतना ही सा काम है। जैसे मैंने आपको वो राजा वाला एग्जाम्पल बताया था अगर आपने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपने अगर देखा होगा तो मैंने एक राजा वाला एग्जाम्पल बताया था। तो उसका जो राज्य होता है, राज्य की सीमा होती है, ये राज्य की सीमा ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो राज्य की सीमा है और इस राज्य की सीमा पे कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये डिसाइड करता है केंद्रक, मतलब राजा। ठीक है, अब आपको थोड़ा दिखा दूँ कि सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसे है। थोड़ा इसका ये देखिए, ये एक वॉल की तरह है, जैसे कि दीवार होती है, जैसे कि किला बंदी होती है, उसी तरह। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे सेल है, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा सेल है और ये सेल का आउटर लेयर है, ये बाहरी परत है, ये सेल है हमारा, ये है बाहरी परत। अब बाहर से चीज़ें अंदर आएंगी इसके माध्यम से, अंदर से चीज़ें जाएंगी इसके माध्यम से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से अंदर वो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये काम कैसे करता है, आपको एक ब्रॉडर व्यू बता दूँ। ये काम करता है वाटर के, पानी के एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, अगर ये पानी मतलब इसमें अवशोषित हो जाता है तो ये फूल जाता है, जिसके वजह से इनकी ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और वाटर इसमें से अगर निकाल देते हैं तो जो है छिद्र खुल जाते हैं। तो उन्हीं छिद्र के माध्यम से चीज़ों का आवागमन होता है इसमें। तो एक बड़ा आपको फ़ोटो दिखा दिया, यहाँ पे पिक दिखा दिया आप। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें किस तरीके के काम होते हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके के काम होते हैं। कोशिका जो मेम्ब्रेन है इसमें किस तरीके के काम होते हैं, तो आपने विसरण और परासरण सुना होगा। विसरण और परासरण नहीं सुना तो अभी बता देते हैं। विसरण और परासरण, विसरण में क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस कौन कौन सी, हमें कौन कौन सी गैस चाहिए, O2 और CO2, तो कोशिका को भी वही गैस चाहिए, O2 और CO2। मतलब कोशिका को नहीं चाहिए CO2, कोशिका से निकलेगा CO2।
आपका जो भी फेफड़े में CO2 गैस आता है वो एक एक कोशिका से होके आता है, तो उसका वेस्ट हमारा वेस्ट, हाँ, हमारे लिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो उसके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं। तो हम जो कलेक्ट करते हैं CO2 फेफड़ों में, वो कोशिका में पहुंचाने के लिए ही करते हैं। तो उसे ये ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसे निकालना है अपने बॉडी के अंदर से। तो ये प्रक्रिया जिसमें गैसों का आवागमन होता है, ये प्रक्रिया जिसमें गैसों का आवागमन होता है उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, विसरण में आवागमन कैसे होगा गैसों का? आपको पता है जिस तरह हवा चलती है, हवा चलती है हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। उसी तरह ये गैस भी अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर कोशिका में, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरित होती है। इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आप बैठे हैं ड्राइंग रूम में, ठीक है, और वहाँ पे आपकी मान लीजिए आपकी मॉम है, मम्मी है, वो कुछ बना रही हैं और कुछ बहुत ही अच्छा बना रही हैं, तो आपको ड्राइंग रूम में बैठे ही किचन में जो बन रहा है उसका पता चल जाता है। ठीक है, मुझे भी पता चल जाता है, खासकर जब बहुत तेज़ भूख लगी हो। तो मान लीजिए ये किचन है और ये है ड्राइंग रूम, आप यहाँ पे बैठे हैं, तो किचन में जो भी बनेगा वो आपको पता चल जाता है। तो आपने कभी सोचा ये कैसे पता चल जाता है? ये भी एक विसरण का एग्जाम्पल है, ये भी विसरण का एग्जाम्पल है, जिसमें पार्टिकल जो हैं, जो भी कण हैं, जो चीज़ बन रहा है उसके कण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा है उस कण का जो घनत्व, उस घनत्व से कम घनत्व की ओर जाते हैं, चारों दिशाओं में जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग रूम में ही आ रहे हैं, इसके अलावा और भी आसपास का इलाका जो है वो सब चारों तरफ जाते हैं। तो ये है विसरण, ठीक है, जिसमें गैसों का आवागमन होता है। ठीक है, और दूसरा है परासरण, दूसरा है परासरण। इसमें क्या होता है? अब देखिए, आपने देखा कि गैसों का आवागमन तो हो गया कोशिका के अंदर, अब कोशिका के अंदर द्रव्य का आवागमन होगा। जो मैंने बोला, ग्लूकोज लेगा, प्रोटीन लेगा, फैट लेगा, ये सब आप जो डाइजेस्ट करते हो खा के, ये कोशिका के अंदर भी तो जाएगा। आपकी सारी चीज़ें कोशिका के लिए ही हो रही हैं। आप ऐसा समझिए कि आपके बड़े बड़े जो सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि आपका फेफड़े हैं, वो गैस देने के लिए बने हुए हैं, किसको? कोशिका को। आपका इतना बड़ा डाइजेशन सिस्टम है, वो ग्लूकोज देने के लिए बने हैं, कोशिका को। क्योंकि बिलियंस ऑफ कोशिका चलनी चाहिए, तभी आप चल पाएंगे, तभी मैं बोल पाऊँगा, आप सुन पाएंगे। हम छोटी सी भी चीज़ करेंगे तो उसमें कोशिका का योगदान होता है, तो उसे हर सेकेंड ये दोनों सप्लाई चाहिए। परासरण में क्या होता है कि ये जो मैंने अभी बताया, ग्लूकोज, फैट वगैरह, ये लिक्विड के माध्यम से, ये द्रव्य के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के अंदर प्रवेश किए, इसको परासरण बोलते हैं। ये परासरण भी 3 तरीके के होते हैं दोस्तों, ये परासरण भी 3 तरीके के होते हैं। अब ये 3 तरीके के परासरण का पहले मैं नाम बता देता हूँ। इसका नाम है अति परासरण, अल्प परासरण और ऐसा परासरण जिसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हो। ठीक है, मतलब अति परासरण का मतलब होता है कि, रुकिए 1 मिनट, अति परासरण का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे इस वाले स्लाइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कोई सा और स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए ये स्लाइड में समझाता हूँ अति परासरण आपको। मान लीजिए एक सेल है यहाँ पे, ये एक सेल यहाँ पे है, ठीक है, 2 सेलें हैं। अब 2 सेल इतना पास हैं, 2 कोशिका इतना पास हैं कि ये आपस में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो कर रहे हैं, तो सेल के अंदर जो है एक दूसरे का योगदान होता है, एक दूसरे से योगदान होता है। एक दूसरे से योगदान क्यों होता है? क्योंकि हमें एक ही कोशिका को चीज़ें देते हैं और ये कोशिकाएं आपस में ट्रांसफ़र कर देती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ उसको मैं इस फिगर के माध्यम से बताता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे जो मैं नली रुबा आकृति बनाया है, ये एक आपकी नसें हैं, धमनी या सीरा में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धमनी व सीरा में से। अब इसने इसको तो ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया, लिक्विड दे दी जो भी देना था। अब ये पूरा लिक्विड ऑक्सीजन इसके पास भरपूर हो गया जितना इसको ज़रूरत थी। ठीक है, अब लेकिन इनके बगल में जो सेल हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, इनका क्या, इनको कौन देगा? क्योंकि हर जगह नसें नहीं है दोस्तों, नसें हैं लेकिन हर जगह इतनी छोटी जगह पे नहीं पहुंच पाती। तो उस कंडीशन के लिए ये सेल की जिम्मेदारी है कि अपने अपने पेट भरने के बाद ये चीज़ें ट्रांसफ़र करे, ये चीज़ें स्थानांतरित करे। तो ये चीज़ें आसपास की सेलों में भी प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन और लिक्विड जो है, जो द्रव्य है।
तो मैंने बता दिया कि जो गैसेस हैं वो विसरण के थ्रू जाएंगी एक दूसरे से, और परासरण जो है उसमें एक सेल से दूसरे सेल परासरण माध्यम से जाएगा। अब मान लीजिए ये सेल इसको दे रहा है, तो इसके पास ज़्यादा होगा तभी तो इसको दे रहा है। तो जिसके पास ज़्यादा है द्रव्य वो दूसरे वाले सेल को दे रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा द्रव्य है उसे हम बोलेंगे अति परासरण। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, अति परासरण यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ से वहाँ जा रहा है। और जो सेल उस द्रव्य को ले रहा है, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 1, तो सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 की तरफ द्रव्य जा रहा है। तो सेल नंबर 2 अल्प परासरण वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो ले रहा है, वो द्रव्य ले रहा है सेल नंबर 1 से, और सेल नंबर 1 के पास बहुत ज़्यादा है, वो 2 को दे रहा है, ये इसीलिए यहाँ पे अति परासरण हो रहा है। बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में द्रव्य का ट्रांसफ़र होता है सिंपल, जिसके पास ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हम प्रोसेस कहेंगे अति परासरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको हाइपर ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, आप जो आरओ का पानी पीते हो, आरओ का पानी तो काफ़ी सारे लोग आजकल फेमस हो गया है, बॉटल्स में पानी आने लगे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आरओ का फुल फॉर्म क्या है। प्लीज़ गूगल मत करिएगा, लेकिन आरओ को फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि आरओ भी परासरण से रिलेटेड करता है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसको अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा कि आरओ परासरण से किस तरीके से कनेक्ट है। आरओ का प्लीज़ फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोशिका एक कोशिका से दूसरे कोशिका में द्रव्य जाता है, तो जिसमें ज़्यादा है उसे हम अति परासरण बोलेंगे, और जिसमें कम है उसे अल्प परासरण बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल्व सेल मेम्ब्रेन के बाद जो कोशिका झिल्ली है, उसके बाद उसके ऊपर आउटर लेयर में होता है। जैसे ये सेल है, तो ये सेल है, तो सेल के ऊपर एक लेयर होगी, और ये लेयर ऐसी नहीं होगी, ये लेयर ऐसी होगी, क्योंकि पादप सेल हेक्सागोनल होता है। तो ये लेयर जो है देख रहे हैं आप, ये लेयर है आपका सेल वॉल का। सेल वॉल के बाद भी अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो सेल जो मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, जंतु सेल और पादप सेल में, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ पादप सेल में ही होता है। तो सेल वॉल का क्या काम है? सेल वॉल का काम है उसको एक दृढ़ता देना, मजबूती प्रदान करना। किसको? पादप कोशिका को। ठीक है, एक मजबूती प्रदान करना। और ये मृत होता है, मतलब इसे मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती हमें, मतलब पादप को। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपने पेड़ के ऊपर जो जाली बोल रहा हूँ, छाल देखी होगी आपने, छाल। उस छाल में जीवन नहीं होता, वो डेड कोशिका से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये उसी तरह से है, ये उसी तरीके से है। छाल मजबूती देता है ना। उसी तरीके से सेल के आउटर साइड में जो वॉल है, सेल वॉल, ये मजबूती प्रोवाइड करता है, लेकिन एनर्जी यूज़ नहीं करता। जैसे आपके बाल हैं, हेयर हैं, वो ये डेड हैं, लेकिन आपको एक कज़न इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जब कभी भी चोट लगती है सर पे, तो काफ़ी ऐसा अक्सर होता है कि बाल की वजह से थोड़े बहुत चोट नहीं लगती, अगर थोड़ी बहुत चोट है तो। ठीक है, क्योंकि बाल एक कज़न इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे थोड़ा सा हमें चोट नहीं लग पाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो प्लांट में जो बनते हैं ये सेलुलोज से बने होते हैं प्लांट में। ठीक है, और ये अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। सेलुलोज आपने सुना होगा, सेलुलोज से बने होते हैं, किसमें? प्लांट में बने होते हैं सेलुलोज से। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कि जीवाणु के अंदर जो बने होते हैं, जीवाणु में भी प्लांट सेल होते हैं, जीवाणु के अंदर जो बने होते हैं वो है पेप्टाइग्लोइकेन्स। ठीक है, आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगर, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लांट सेल वॉल होगा उसको बोलेंगे पेप्टाइग्लोकेन्स, और कवक के अंदर जो होता है उसको बोलेंगे ग्लूकोसेमिन। कवक के अंदर जो फंगस के अंदर होगा उसको बोलेंगे ग्लूकोसेमिन। ठीक है, शैवाल के अंदर जो होगा प्लांट सेल, वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से या पॉलीसैकेराइड से। ठीक है,
और पादप के अंदर सेलुलोज से। तो अधिकतर सेलुलोज वाला आप याद रखिए पादप के अंदर, ठीक है। मैंने देखा है एक एग्ज़ाम में बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना है वो किस मटेरियल से बना होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा था। तो ये याद रख लीजिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेंस, पेप्टाइडोग्लाइकेंस, ठीक है। इसका फंक्शन आप देख पा रहे होंगे कि ये शेप स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना, शेप को मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीज़ें सेल वॉल करता है। यहाँ पे इमेज आप देख पा रहे होंगे, इमेज को थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ। यहाँ देखिए, ये एक प्लांट सेल है, ये एक पादप कोशिका है और इसके बगल में एक पादप कोशिका है। यहाँ पे आपको दो लेयर दिखेगा, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है और ये येलो कलर का दिख रहा है। तो ये सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है और मिडल लेमिना है। ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जैसे लेमिना आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सेगमेंट जैसा है, दो सेल वॉल को कनेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि आपस में वो कनेक्ट भी तो हैं एक दूसरे से। चलिए आगे चलते हैं। सेल वॉल कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हमारा वो है न्यूक्लियस। ये है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियस। इसके बारे में हम थोड़ा सा गहराई के साथ पढ़ेंगे, है ना। ये न्यूक्लियस का शेप बहुत ही अच्छा फिगर आपको दिख पा रहा होगा। ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन व्यू है, इसमें आपको थोड़े से इसके नाम बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है मतलब केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है ये केंद्रिका है ना। और ये जो बाहर एक लेयर दिख रही है ये है केंद्रक की झिल्ली, ठीक है। जिस तरह कोशिका की झिल्ली होती है उस तरह केंद्रक की झिल्ली होती है। अब आपको इस झिल्ली में छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे होंगे, पोर्स जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, तो इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। अब ये छिद्र क्यों है, आपको मैंने शायद दूसरे वाले लेक्चर में बताया था कि चीज़ें जब ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब, क्योंकि ये क्या है, कंट्रोलर है, ये ब्रेन है कोशिका का, तो इसे पूरा गाइड करना पड़ेगा ना अलग अलग जो कोशिकांग हैं उनको। तो यहाँ से ये क्या करता है, प्रोटीन के माध्यम से मैसेज भेजता है। अब वो प्रोटीन कैसे जाएंगे, वो प्रोटीन इन्हीं पोर्स के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एक इन्फॉर्मेशन है सेल के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके लिए ये पोर्स हैं। कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र होना है तो इसी पोर्स के माध्यम से जाएगा। तो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक छिद्र। केंद्रक का काम जो है वो जैसा कि बता दिया, ये मैनेज करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसका आप डायमीटर देख सकते हैं, 10 से 25 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होता है और सीप ट्यूब होते हैं। सीप ट्यूब दोस्तों आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। प्लांट जो है मतलब जो पादप होते हैं उसमें एक सेल होता है, उसका है सीप ट्यूब। आपने जाइलम फ्लोएम सुना है, तो जाइलम फ्लोएम के ही इंग्रेडिएंट हैं, उन्हीं के पार्ट हैं ये। तो ये सीप ट्यूब में और ब्लड सेल मतलब आरबीसी में, ये दोनों में आपको ये न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे है जिन चीज़ों में इसकी लेयर जो है, बाहर की जो लेयर है, ये हमारे प्लांट में और एनिमल में डबल लेयर होती है। और जहाँ पे ये सिंगल लेयर है, जहाँ पे जिस वाले सेल में ये सिंगल लेयर है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। यहाँ पे ये डेवलप है, पूरी तरीके से डेवलप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें सेल के अंदर जब हम घुसेंगे तो मैंने बताया कि सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। अब केंद्रिका में क्या देखने को मिलेगा आपको, केंद्रिका के अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए क्रोमोसोम, आपने इसको देखा होगा, क्रोमोसोम, सॉरी, हाँ ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम आपने देखे होंगे, ये क्रोमोसोम जो है वो केंद्रिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो है वो किससे बना होता है, ये एक धागानुमा आकृति से बना होता है जिसको क्रोमेटिमाटा बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम धागे बोलते हैं इसको। ये केंद्रक है और ये केंद्रिका है और ये केंद्रक है, ठीक है। तो ये जो धागानुमा आकृति है, ये धागानुमा आकृति कंडेंस हो जाती है, मतलब आपस में मिल के जम जाती है और जमने के बाद क्या बन जाती है, ये क्रोमोसोम बन जाती है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये क्रोमोसोम बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब एक सेल से दो सेल बनने वाला होता है, जैसे एक सेल है,
एक सेल से 2 सेल बनने वाला है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम केंद्रक को डिवाइड करते हैं। केंद्रक डिवाइड होता है, उसके बाद केंद्रक डिवाइड होने के बाद कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है, कोशिका द्रव्य डिवाइड होने के बाद फिर कोशिका झिल्ली डिवाइड होती है। ये 3 स्टेज में एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। तो सबसे पहले जो केंद्रक डिवाइड होता है, तो केंद्रक के अंदर भी ये सबसे पहले ये है हमारा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम डिवाइड होता है, ठीक है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है। तो क्रोमोसोम बना होता है क्रोमेटिमाटा, जो आप ये धागा देख रहे होगे, और इस धागे क्रोमेटिमाटा और ये हिस्टोन से मिलके आपका ये क्रोमेटिमाटा बना होता है। मतलब डीएनए और हिस्टोन से मिलके क्रोमेटिमाटा बना है। ये हिस्टोन प्रोटीन आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर का थोड़ा सा, ये प्रोटीन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, वो यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हिस्टोन से और डीएनए से क्रोमेटिमाटा बनता है, और क्रोमेटिमाटा के कंडेंस होने से क्रोमोसोम बनता है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई सर? एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ आपको कि डीएनए और हिस्टोन से क्रोमेटिमाटा, मतलब ये धागेनुमा जो संरचना आप देख रहे हैं बनता है, और ये धागानुमा संरचना जब कंडेंस होता है, ये देखिए यहाँ से कंडेंस होना शुरू हो रहा है, तो एक पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोग बता देंगे, है ना, कि ये मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। और कुछ बहुत अच्छे बच्चों के लिए एक और क्वेश्चन है कि बंदर से हम आए हैं, मंकी से, तो आप मुझे ये भी बताइए कि बंदर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम कितने होते हैं बंदर में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर जो दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, मतलब उसका थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दिया यहाँ तक कि क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम जो बन गया है, आप देखेंगे कि डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। आपने जीन का नाम सुना होगा, जीन्स। ये जीन्स जो हैं ये डीएनए की वर्किंग यूनिट हैं, डीएनए की वर्किंग यूनिट है। मतलब डीएनए का काम कौन करेगा, जीन करेगा, कार्यात्मक इकाई जिसको बोलेंगे। जीन का काम क्या है, जीन का काम है आपके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, वो आप तक पहुंचाना और आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके बच्चों तक पहुंचाना। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया कि वो पहुंचा देगा? तो आप समझिए, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, एक सेकेंड, बार बार स्लाइड चेंज हो जा रहा है। हाँ, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ये आपस में मिलेंगे, तो इसके अंदर का जो क्रोमोसोम है और इसके अंदर का क्रोमोसोम 50-50% मिलते हैं, 50-50%, और एक नया सेल बनता है, और एक इनके मिलने के बाद एक नया सेल बनता है, जिसके अंदर 50% जीवाणु बोल रहा हूँ, शुक्राणु का होता है क्रोमोसोम, और 50% अंडाणु का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इन्फॉर्मेशन, मतलब माता से और पिता से दोनों इन्फॉर्मेशन बच्चे में जाती है। और ये कौन ले जाता है? ये जीन्स ही ले जाता है। इसीलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कैरियर बोलते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है आगे जाके। ये कैसी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है दोस्तों? ये आपका शेप और साइज़, मतलब आपकी हाथों की शेप, जैसे आपने देखा होगा उंगलियों का, चेहरे का बनावट, कान की डिजाइन, किसी किसी के कान जो होता है जिसमें बाली पहनते हैं, वो किसी किसी का अटैच होता है, किसी किसी का डी अटैच होता है, ठीक है। तो आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो आप देखिएगा कि ये भी कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी का सारा डिज़ाइन जो है वो इसी में कोडेड फॉर्म में रहता है। आप ऐसा समझिए कि एक फ़ाइल है, ये एक फ़ाइल है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। कैसा फ़ाइल है? बायोलॉजिकल फ़ाइल। इस फाइल को क्या करते हैं ये लोग? अपने पास रखते हैं। आपके एक सेल को निकाल देंगे तब भी ये पूरी फाइल उसमें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये उस इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज़ जो होता है जो न्यूक्लियस का, वो 80 से 100 इसमें पोर्स होते हैं। इसका साइज़ इधर इस वाले स्लाइड में होगा, 10 से 25 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज़। तो हाँ, आपको बता दिया, जो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, ये प्रोटीन के साथ मिलकर ये फाइबर बनाता है, जिसी को क्रोमेटिमाटा हम बोल रहे हैं,
ठीक है, यही फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। क्लियर है सर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस का काम, इसका काम यहाँ वाले पोर्शन है फंक्शन। तो फंक्शन आपको पता है, अभी शुरू वाले स्लाइड से ही मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि कंट्रोल करता है। किस तरह का कंट्रोल? मेटाबॉलिक कंट्रोल, मतलब इसके अंदर की जो भी पाचन क्रियाएं होंगी वो कंट्रोल करता है। प्रोटीन जो बनेगा वो कंट्रोल करता है। इसका ग्रोथ करना और सेल का डिवीज़न करना, ये 4 काम न्यूक्लियस के द्वारा होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हें सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज मतलब स्टोर करना, सिंथेसाइज मतलब मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, एक जगह से दूसरी जगह का कन्वर्जन। उसके बाद ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, यही है आपके पित्तात्मक इन्फॉर्मेशन जो अपने पिता से मिलती है या माता से मिलती है, जो जनरेशन से हमें मिलती है, इसे आगे पहुंचाने के लिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन फाइल के रूप में, बायोलॉजिकल फाइल के रूप में अपने पास रखता है। आप अगर थोड़ा सा फैक्चुअल और जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, डीएनए जो होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, इनका निर्माण होता है किसके अंदर? केंद्र के अंदर ही। और आरएनए ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आरएनए जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। जैसे प्रोटीन करता है इन्फॉर्मेशन का काम, वैसे आरएनए भी इन्फॉर्मेशन का काम करता है। ये भी 3 तरीके का होता है। जैसे mRNA, ये mRNA की मैं बात कर रहा हूँ, mR जिसको बोलते हैं, स्मॉल r, स्मॉल m और कैपिटल R। और इसका मतलब है कि ये मैसेंजर आरएनए है। यही वो मैसेंजर आरएनए है जो मैसेज को पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बात की और न्यूक्लियस के अंदर की बात की। और यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अलग से एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद। आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाइए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है जो आपको याद करनी है। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद हो जाएगी। तो न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए वो बॉन्ड से बना होता है। किस किस बॉन्ड से? ये देखिए बॉन्ड ATCG, सुना है आपने कभी? एनानिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये बॉन्ड होते हैं। तो एनानिन और थायमिन में डबल बॉन्ड होते हैं और साइटोनिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड होते हैं डीएनए के अंदर, इन्हीं से डीएनए बनता है। एक क्षार बेस होता है, क्षार, उसका बॉन्ड होता है, उससे ये बनते हैं एनानिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोनिन। अब ये डीएनए में होता है दोस्तों। लेकिन आरएनए में क्या चेंजेस हो जाएगा? आरएनए में ये थायमिन की जगह पे यूरेनिन आ जाएगा। थायमिन की जगह पे यूरेनिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा चेंजेस होता है। आप ये बॉन्ड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बॉन्ड भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ये कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। एनानिन थायमिन जो होता है, एनानिन और थायमिन का डबल बॉन्ड होता है, और साइटोनिन और ग्वानिन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आरएनए का केस है, सॉरी डीएनए का केस है। और आरएनए के केस में क्या चेंजेस हो जाएगा? ये टी, थायमिन की जगह पे यू से वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं न्यूक्लियस तक ही कवर करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको किस तरीके के चीज़ें पसंद आ रही हैं, कि कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, और जो पसंद नहीं आ रही हैं मैं उसे बिल्कुल सुधारने की कोशिश करूँगा। आखिरकार ये लेक्चर आप सभी के लिए ही है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है 2, उस क्वेश्चंस का जवाब मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।